लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने अभी तक देखा था प्रेशर का कैलकुलेशन, देन प्रेशर का मेजरमेंट एंड आइडियल गैस इक्वेशन एंड उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज थे उन सब की बात हम लोगों ने कर ली है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट Dalton's law of partial pressure, which talks about mixture of gases, and in particular it talks about mixture of non-reacting gases. कोई दो गैसेज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे. Then this law will be valid. So this will be one of the limitation of this law कि it is valid only for non-reacting gases, not for reacting gases. ठीक है. So we are starting the new section that is called Dalton's law of partial pressure. Now ये law क्या कहता है? So when you are having a mixture of non-reacting gases, तो इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर अप्लाई करेगा इसकी बात करता है ये लॉ. एंड टोटल प्रेशर कितना अप्लाई होगा इफ यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसकी बात ये लॉ करता है. बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इट इज वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर. दैट मींस उस मिक्सचर में दो गैसेज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपस में रिएक्ट करें. तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, सिंपल वर्ड में मैं पहले समझा देता हूँ, देन विल स्टार्ट राइटिंग द सेंटेंस, जो फॉर्मल सेंटेंस फ्रेम करेंगे हम लोग. सिंपल सेंटेंस क्या है, इफ यू आर हैविंग गैसियस मिक्सचर, जैसे इस रूम में एयर जो है वो N2, O2, CO2, वाटर वेपर सब ये सारी गैसेज है which are non reacting with each other under the given condition, है ना. So now इनमें से N2 कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, O2 कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. फॉर दैट यू हैव टू जस्ट अज्यूम दैट कि अगर सिर्फ N2 ही होता, मान लो N2 के 1 मोल है इस रूम में, तो N2 का 1 मोल अगर होता एंड इट इज not knowing the presence of other gases, it will be occupying the whole volume of the container, and then the pressure exerted by that N2 in absence of any other gas will be same as the pressure exerted by N2 gas in presence of other gases, because volume पूरा का पूरा occupy कर रहा है N2 ही. Clear a point? Any doubt in this point? No, sir. चलो ठीक है. सो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि ये लॉ क्या बोलने वाला है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट इन a mixture of non-reacting gases, partial pressure exerted by any particular gas is defined as the pressure exerted by this gas when no other gas is present and it occupies the complete volume. That's the definition of partial pressure. That means एक मिक्सचर में एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको पार्शियल प्रेशर बोला. एंड दैट विल बी डिफाइंड कि अगर कोई बाकी गैसेस नहीं होती तो ये कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हुए कितना प्रेशर अप्लाई करता है. दैट विल बी कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर. नॉट व्हाट अबाउट टोटल प्रेशर. So total pressure will be the summation of the partial pressure of all the individual gases. So the total pressure exerted on walls of container is summation of partial pressure of all the gases in the mixture. तो इसको नोट कर जाओ. ये स्टेटमेंट अगर क्लियरिटी नहीं है तो पूछ लोगे, अदरवाइज इसको नोट कर जाओ. फिर इसके एप्लीकेशन मैथमेटिकली देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग कि व्हाट आर द मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. नोट इट डाउन. सर डन. ओके. तो ना जो मैंने एक स्टेटमेंट बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट वैलिड फॉर रिएक्टिंग गैस. नोट पे लिख लोगे, द लॉ इज नॉट वैलिड फॉर containing reacting gas. For example, mixture of NH3 gas and HCl gas. क्योंकि क्या होगा, if NH3 gas and HCl gas मिलता है, then it will form NH4Cl का white cube.
This is one thing we'll be using in next section also. जब हम लोग डिफ्यूजन वाला सेक्शन करेंगे वहां पर ये चीज काम आती है। NH3 और HCl जब मिलेंगे तो we create NH4 here which is creating a white fuel. Okay, this is important. नोट कर लो इसको। Sir, हाँ जी। if like two non-reacting gases are present in a container, the volume occupied by any one gas would definitely be a bit less than it could have occupied without the other gas नहीं present. ना, मैंने मान लो H2 और OH2 दोनों के 5 मोल्स रखे या N2 और O2 के मान लो 5 मोल्स रखे, क्या होगा अगर मैंने सिर्फ N2 रखा हो तो वो भी पूरा वॉल्यूम का कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता ना। Yes, sir. And if I put just 5 moles of O2 only, it will also occupy the whole volume of the container ना। Yes, sir. है ना, ऐसा नहीं है ना, सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है कि एक कोने में जाके सिमट जाएगा। इट विल बी ऑक्यूपाइंग द होल वॉल्यूम, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ गैस, है ना। So yes. It occupies the volume of the complete container, है ना। That's why we are talking कि if individual gases are there, अगर कोई दूसरा गैस नहीं भी होता तो भी वो पूरा वॉल्यूम में प्रेजेंट रहता। If there are other gases, even then it is occupying the whole volume. That's the consideration we are doing in Dalton's law of partial pressure. Okay. Yes. चलो, now अब इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन देखते हैं। तो दो मैथमेटिकल एप्लीकेशन हैं। एक है कि इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कितना बोलेंगे, एंड दूसरा है कि इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के टर्म में टोटल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर के टर्म में इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर को कैसे एक्सर्ट करें। ठीक है, तो मैथमेटिकल एप्लीकेशन जो आएंगे 3 पॉइंट्स आएंगे। पहला, इन अ मिक्सचर ऑफ n नंबर ऑफ गैस, कैपिटल एन दिया है क्योंकि स्मॉल एन हम लोग नॉर्मली मोल्स के लिए यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाओ इसलिए मैंने कैपिटल एन लिखा है। फॉर एन ith गैस, मतलब फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, थर्ड गैस, कोई भी एक गैस की बात हो रही हो, तो उसका प्रेशर कितना होगा। पार्शियल प्रेशर पीआई, ith गैस का प्रेशर पीआई विल बी, मैंने क्या बोला कि वो इंडिविजुअली पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो उसके लिए हम लोग इंडिविजुअली पीवी कॉस एनआरटी लगा सकते हैं। तो उसका अपना मोल एन ऑफ आई इनटू आरटी अपॉन टोटल भी, है ना। इज इट ओके, क्लियर है। पीवी कॉस एनआरटी लगा दिया फॉर अ पर्टिकुलर गैस, है ना। ओके, सर कैपिटल एन और स्मॉल एन क्या है? कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ गैसेस। मान लो इस रूम में दो है गैसेस N2 और O2, तो और दोनों के मैंने 5 मोल डाले हैं, तो कैपिटल एन इज 2, देयर आर 2 गैसेस। ओके, ओके सर। and small n for N2 will be 5, for O2 will also be 5 because 5 moles रखा है। ठीक है, यस सर। सर आई सिर्फ एक गैस के लिए यूज हो रहा है ना? किसी एक पर्टिकुलर में, जैसे फर्स्ट गैस के लिए आई का मतलब 1 लिखा मैंने कि फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर बताओ, सेकंड गैस के लिए आई इज 2, है ना। तो इट कैन वेरी फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन। ओके, यस सर। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। ith गैस मतलब फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, थर्ड गैस, फोर्थ गैस, फिफ्थ गैस, इनमें से कौन से गैस की बात चल रही है, तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर विल बी उस गैस के मोल्स इनटू आरटी अपॉन वी। ओके, क्लियर है ना। चलो, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि पी टोटल की बात की थी और बोला था ये समेशन होगा इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का, तो इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। n total is nothing but n1 plus n2 plus up to n of the nth component, है ना। Is it okay? Yes. अब इसी में क्या करो, RT by V से मल्टीप्लाई करो, n total into RT by V will be n1 into RT by V plus n2 into RT by V plus up to nn into RT by V। अब ये जो हो गया, दिस इज P total and that will be equal to P1 plus P2 plus up to Pn, है ना। इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का समेशन, दैट वाज द स्टेटमेंट वी डिस्कस्ड, है ना। The total pressure exerted by all the gases will be the summation of individual partial pressures of the individual gases. Note it down.
So N1, N2, N3 के लिए वॉल्यूम्स कांस्टेंट रहेंगे. टोटल वॉल्यूम ही लिया ना हर केस में, है ना. That capital V is the volume of the container which is occupied by all the gas, है ना. Okay. Done, sir. ओके. एक तीसरा स्टेटमेंट इन दोनों से बन के आएगा, दैट विल बी अगेन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. तो थर्ड हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं पी बाय पी टोटल कर दूं, देखो यहाँ क्या है, एन आई इंटू आर टी बाय वी, और यहाँ क्या है, तो एन टोटल इंटू आर टी बाय वी, है ना. ये तो लिखा है पी टोटल की जगह एन टोटल इंटू आर टी बाय वी, और पी आई की जगह एन आई बाय आर टी इंटू आर टी बाय वी. सो दैट गिव्स यू पी आई अपॉन पी टोटल will be Ni upon N total. और किसी भी एक पर्टिकुलर गैस का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स क्या बताता है एक मिक्सचर में? मोल रेशियो. मोल फ्रैक्शन. Mole fraction. मोल फ्रैक्शन, है ना. तो दैट गिव्स यू Pi by P total is nothing but Xi. Xi is mole fraction of the ith component. So यहाँ Sir? पे हाँ जी. So this is a formula, na? Mole fraction into total pressure. हाँ, that will be the individual pressure. तो ये तीसरा स्टेटमेंट है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. That says कि Pi is nothing but P total into Xi. तो इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इज टोटल प्रेशर इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल गैस. पार्शियल प्रेशर of a gas will be equal to total pressure into mole fraction of it. Okay, so this is our final formula. Any doubt in this part? Sir? हाँ जी. Sir, I read in the module like it was written, the Dalton law is only applicable for gases which are ideal and non-reactivity. So if it is valid for till ideal gas, so why don't we use in the ideal gas situation? दो चीजें हैं. पहली बात, still we are using PV equals nRT, है ना. हाँ. It means that it is valid for ideal gases, है ना. ठीक है. Yes, sir. हम लोग जब तक हम लोग रियल गैसेस में नहीं जाते, आई एम डिस्कसिंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन द आइडियलिटी ऑफ द गैस. इज इट ओके? ठीक है. Yes, sir. वो एक अलग से सेक्शन होगा हमारा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द रियल गैसेस. राइट नाउ व्हाटएवर वी आर डीलिंग इट इज वैलिड फॉर आइडियल गैसेस बिकॉज़ पीवी इक्वल्स एनआरटी इज बीइंग यूज्ड, है ना. ठीक Yes. है. दैट्स फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, नॉन रिएक्टिंग की बात मैंने ऑलरेडी कर दी है ना. Done, sir. Add for a mixture of non-reacting ideal gases कर सकते हो because we are still using ideal gases, है ना. Yes, Sir, sir. wait. Okay. सर ये याद रखना पड़ेगा ना, कौन सा पार्ट? वो लास्ट का फॉर्मूला. ये फॉर्मूला ना, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा. इसको सिंपल वर्ड में बोल सकते हो ना, इसको तुम प्रेशर फ्रैक्शन बोल सकते हो कि टोटल प्रेशर का क्या फ्रैक्शन ये ऑक्यूपाई कर रहा है. तो प्रेशर फ्रैक्शन इक्वल्स मोल फ्रैक्शन. इतने सिंपल से लैंग्वेज में भी याद रख सकते हो. प्रेशर फ्रैक्शन इक्वल्स मोल फ्रैक्शन. Sir, here XI indicates. एक्सा इंडिकेट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल गैस जिसके पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं. ठीक है. इसके बाद देखो लिखा है Pi is partial pressure of a gas, P total is total pressure, Xi is mole fraction of the gas. Okay. सर इधर हम लोग ने वॉल्यूम ऐसे assume किया that other gases are not there, right? If other gases are not there or other gases are there, any individual gas will occupy the complete volume of the container. Okay, sir. है ना. हाँ. So that's the different part about gases कि gases को फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो पूरा वॉल्यूम में घूमेगा, है ना. इट इज नॉट लाइक सॉलिड और लिक्विड की जहां रखे हो वहीं पे रहेगा, या लिक्विड है तो थोड़ा सा फैलेगा और उसके बाद वो फिक्स हो जाएगा बिकॉज इट्स वॉल्यूम इज फिक्स.
बट गैस के लिए whatever container you are using, it will be occupying the complete volume irrespective of the presence of other things, है ना, ये पूरा घुलता है आपस में, है ना। सर हाँ जी। पीडब्ल्यूडी Done. का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अरे बाबा तुम लोग कितना रोते हो यार, पढ़ने पे बिल्कुल ध्यान नहीं है क्या। पीडब्ल्यूटी आएगा तो देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं है ना, आज नहीं है ना, नो सर। अभी जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना। ये सीख जाओगे तो इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, अगला सेक्शन सीख जाओगे तो उसके क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके सर, सॉरी। बहुत चलो डन। Sir, हाँ जी। sir, this is not valid for reactive gases because उधर temperature change हो जाएगा इसलिए नहीं नहीं नहीं, टेम्परेचर चेंज की बात ही नहीं है। इवन इफ द टेम्परेचर इज नॉट गेटिंग चेंज ना, वो आपस में रिएक्ट करे तो जो तुमने मोल अज्यूम किया था वो तो रहा ही नहीं ना। चेंज हो गया ना कुछ अलग हाँ, केमिकल। तो मोल्स आर गेटिंग चेंज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ना, तो वहां पर स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व होगी, है ना। Yes, sir. एंड यू कैन अप्लाई द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, है ना। Yes. ठीक है, उसके पहले नहीं कर सकते क्योंकि तुमने डाला, मान लो तुमने बोला 2 मोल इसका 2 मोल इसका डाला, तो दोनों के प्रेशर भी एक बराबर एग्जर्ट होने चाहिए ना। हाँ लेकिन सर। चला उसमें से किसी एक का 1 मोल बच गया और दूसरे का 1 भी मोल नहीं बचा, तो दूसरे का प्रेशर ही एग्जर्ट नहीं हुआ रहा है। और कोई तीसरी चीज बन रही है अगर वो भी गैसेस हो तो उसका प्रेशर एग्जर्ट होने लगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इफ द गैसेस आर नॉट रिएक्टिंग और द रिएक्शन इज कंप्लीट टोटल, ठीक है। देन द रिमेनिंग पार्ट व्हिच आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट अगेन विल हैव द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वैल्यू, ठीक है। चलो बढ़े आगे। Yes, sir. Done. Yes, sir. चलो अभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तीन ही चीजें आएंगे, इंडिविजुअल प्रेशर, इंडिविजुअल मोल्स इनटू आरटी बाय वी, एंड दूसरा जो हम लोगों ने देखा टोटल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर का समेशन, और तीसरा इन्हीं दोनों का रिलेशन से देखा हम लोगों ने, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस जिसके पार्शियल प्रेशर की बात करें। ये तीन चीजें हैं जो है। चलो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हम लोग ये वाला इक्वेशन किधर यूज करते हैं, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी इज इक्वल टू पी टी। ये अभी जो मैंने लिखा उसमें तुम्हारे तुमने जहां से पढ़ा होगा वहां एबीसीडी लिख दिया होगा, यहाँ मैंने 1 2 3 4 लिख दिया है, ओके है ना। ऐसा रट्टा नहीं मारने का है कि वो जो लिख दिया वही वैलिड है। मैं उसको पीए को पी1 बोल रहा हूँ, पीबी को तुमने जो जिसको पीबी बोला उसको पी2 बोल रहा हूँ, तुमने जिसको पीटी बोला उसको मैं पी टोटल बोल रहा हूँ, है ना। सर पर वैसे ये वैलिड किधर है? ये तो पता है ना, नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस के लिए, है ना। ओके सर। नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस का मिक्सचर अगर है तो देन यू कैन हैव द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ। दिस लॉ इज सेइंग कि इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का समेशन जो है दैट इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर, है ना। ओके सर। एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। The question says we're having a mixture of SO2 and SO3 gases and 2.24 liter container at 0 degrees C as total pressure total pressure 180 if the gases are present in 2:3 molar ratio. Calculate
the partial pressure of SO2 है. Solve this question. 2/5. Okay, Yes, sir. 2/5. 2/5. Okay. Okay, let's see. What was given? पहली बात देखो क्या क्या दिया हुआ है. वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है एंड प्रेशर भी टोटल दिया हुआ है. इससे एन टोटल निकाल सकते हैं ना, टोटल मोल्स कितने हैं, बिकॉज पी टोटल was n total into RT into V, RT upon V. So यहाँ पे P is given as 1, n total नहीं पता है, but R का वैल्यू बताओ क्या लूं मैं? 0.8. 0.0 0.082 है ना, एंड T का वैल्यू क्या लिखूं? 0. 273. 273. Why 273? 0 0 degrees Celsius. Because you have to use it in Kelvin always, है ना. So 273 लिख दिया and divided by 2.24. Now if you remember, ये ऊपर वाली चीज ही तो मल्टीप्लाई हो 22.4 आती थी, है ना. Yes, sir. Yes, sir. This one into 273 is nothing but 22.41 जैसा आता है, तो we take approximately 22.4 and that's why molar volume at NTP was at 22.4 liter for a gas. Okay. So यहाँ से पता चला ये 22.4 है, ये 2.24 है, तो ये टोटल 10 हो गया. एंड टोटल बिकम्स, टोटल प्रेशर 1 ही लिखा था, तो 1/10 हो जाएगा, दैट इज 0.1. इज इट ओके? Yes, sir. नाउ क्या इतना करने की जरूरत थी? No, sir. So, तो हम ideal डायरेक्टली gas, मोल any फ्रैक्शन ideal निकाल gas. सकते थे. इतनी कहानी जो दी हुई थी, इन सारे डेटा का कोई काम नहीं था, बिकॉज यू आर ऑलरेडी नोइंग मोलर रेशियो, सो यू आर नोइंग मोल फ्रैक्शन, यू आर नोइंग टोटल प्रेशर, है ना. Yes, sir. Yes. तो करने को मैं ये कर सकता था कि इनके मोल्स अगर पूछता ना तो फिर ये काम करने की जरूरत थी, बट अदरवाइज वी डोंट हैव टू वर्क टू दिस पॉइंट. सीधा का सीधा हम लोग जानते हैं प्रेशर ऑफ SO2 चाहिए, तो दैट विल बी P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2, है ना. तो दिस इज 1 ATM इनटू, एंड मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, तो इसके लिए 2/3 दिया हुआ है, 2:3 है, तो 2/2 + 3 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2, है ना. 2/5, sir. सिंपली 2/5 ATM. हाँ, यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ देता मोल्स ऑफ SO2 बताओ इन द मिक्सचर, तो हम लोग क्या करते, तो टोटल मोल 0.1 है और मोल फ्रैक्शन यहाँ है, तो देन विल बी राइटिंग 0.1 into 2/5, दैट विल बी 0.04. अगर ये पूछता, जो कि नहीं पूछा है, बट पूछता, तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर ये काम है ना. अभी के लिए दिस मच इज द सॉल्यूशन, बट अगर पूछा कि टोटल मोल्स बताओ, then we'll be writing N of SO2 will be N total into mole fraction of SO2. So that will be 0.1 into 2/5. That is 0.0. सर, हाँ जी. जो मेथड आपने पहले किया था उसमें आर आपको कैसे मिला? R का वैल्यू तो फिक्स है ना, अगर तुम SI यूनिट यूज कर रहे हो तो 8.314. If you are taking pressure in ATM and volume in liter, then you have to take R equals 0.0821, है ना. अच्छा, हाँ. वही तो यूज किया है. तो ये जो मैंने बोला है, इसमें जस्ट ऐड कर दो, also calculate moles of SO2 in the mixture. ठीक है. Then your solution starts from here. पहले पार्ट का आंसर ये हो जाएगा और दूसरे पार्ट का आंसर ये हो. Done? Yes, sir. So please wait. Okay, okay. Sir, for physical chemistry questions, NCERT and module is enough now? Plus my notes. हाँ, sorry. सर, हाँ जी. सर 2022 में फिजिकल ज्यादा होगा इस साल?
देखो मैं तो पेपर सेट कर नहीं रहा हूँ, है ना, तो इन सब चीजों में मत फंसो, ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट करने का तरीका है कि ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू एवरी चैप्टर, है ना, यू डोंट नो कि व्हाट चैप्टर इज गोइंग टू कम, है ना। ये जो प्रेडिक्शन वाले लोग होते हैं ना, उनसे जरा बच के चलने, ठीक है। यू हैव टू गिव इक्वल वेटेज टू एवरी चैप्टर, तुमको हर चैप्टर समझना है ना, तभी तो वो उससे क्वेश्चन बनेंगे। एंड हाउ डू यू नो कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है, कौन से चैप्टर के किस कंसेप्ट का क्वेश्चन आने वाला है, यू डोंट, ठीक है। तो इन चीजों में नहीं फंसने का है, ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो वेन एवर यू हैव बीन टॉट सम चैप्टर, उसको समझने की कोशिश करनी और उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 5 liter box. A 5 liter box contains 28.4 grams mixture of CXH8 and CXH10 gases. The pressure of gaseous mixture at 300 Kelvin is 2.46 atm. The analysis shows that the mixture contains CXH8 लिखना है ना? 84.5% carbon by mass. Fine. सर हाँ जी, सर वो CXH8 लिखा है ना? हाँ, CXH8 and CXH10. Sir, just by seeing this, can we say that X is 4? Why? So formula में बैठा 5 है। नहीं हो सकता क्या? So C5H8 अजीब लगेगा। अजीब लगेगा मतलब यहाँ क्या चल रहा है, डेकोरेशन चल रहा है क्या? अजीब लगेगा, नहीं। ऐसा एग्जिस्ट करता है ना? Yes sir. ना, इट इज साइंस एंड मैथ, नॉट आर्ट्स, है ना। सर वो जो आपने फाइंड एक्स लिखा है वो मतलब मिक्सचर ही फाइंड करना है ना उसका? नहीं ना, इसमें से एक्स का क्या वैल्यू, मतलब वो गैसेस कौन सी है। जैसे उसने बोला C4H8 एंड C4H10 है, C5H8 C5H10 है, जैसे कौन सी गैसेस है ना, ओके। उसमें से एक्स का वैल्यू। That is 84.5%, right? यस यस यस, सर 4 ही है ना आंसर? आई डोंट नो, मुझे 4 आ रहा है सर। प्रेशर इज 2.46 atm। किसी ने पूछा प्रेशर कितना लिखा है, तो 2.46 atm। और यहाँ पर एक लिख लो आर का वैल्यू, टेक आर इक्वल 0.082 तक ले लो। क्वेश्चन भी ऐसे ही सेट किया होगा, atm लीटर पर मोल। ओके सर 4 आया आंसर। ओके, कैसे आया 4? हाउ डिड यू गेट 4? चलो ठीक है, देखते हैं। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग, आई एम ऑडिबल ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, जिन्होंने 4 आंसर लिया बताओ जरा कैसे आया। कोई कुछ नहीं बोलेगा, आंसर तो फटाफट बोल दिया। सर हाँ सर जी, हाँ जी, वो जो CXH8 था प्लस उसको सॉरी इनटू C2H10 बाय मोल ऑफ 1 किया था, फिर उसके बाद जो प्रोसेस हुआ उसके बाद 4 आया। C2H10। नहीं सर CXH8 हाँ, ये इसका प्लस किया फिर फॉर्मूला है ना ये, तो कंपाउंड का फॉर्मूला है, इसमें किसी को इनटू क्या कर रहे हो तुम?
सर उसको डिवाइड कर दिया इन दोनों को मोल ऑफ वन से। इन दोनों की किस चीज को डिवाइड किया? सर जैसे सी का था तो 12 इंटू एक्स प्लस 8 फिर प्लस दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। हाँ सर उसका वो निकाला, फिर जो जो आंसर मिलता गया उसका फाइनल आंसर मिल गया 4। कुछ नहीं बताया तुमने अभी तक। जो तुमने बोला कि मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, बस उसके आगे तुमने बोला मैं करता चला गया एंड आई एम गेटिंग 4। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, इमेजिन योरसेल्फ इन योर प्रोफेशन। तो परसेंट बाय मास का फॉर्मूला लगा के करेंगे ना एंड में। ओके, लेकिन परसेंटेज बाय मास तो लगा लेंगे, तो टोटल मास दिया हुआ, परसेंटेज बाय मास भी पता है, तो इससे पता चल जाएगा कार्बन के कितने मास का कितना मास है। उससे ये भी पता चल सकता है कार्बन के कितने मोल्स। देन व्हाट, मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव यू टू द उसके बाद टोटल मोल्स तो टोटल आइडियल गैस इक्वेशन से ढूंढेंगे ना। वेरी गुड। टोटल मोल्स हम लोग टेम्परेचर पता है, टोटल पता है, 0.5 0.5 आ रहा है ना, हाँ सर। और वो टोटल मोल से हम लोग निकाल सकते हैं कि कार्बन के अगर मोल्स मालूम है तो कार्बन के मोल्स और टोटल मोल्स को रिलेट कर सकते हैं ना। यस सर। सबसे पहली चीज हम लोग जो लगाएंगे दैट विल बी P total is N total into RT upon V, and that gives you P total is 2.46 equals N total into 0.082 into 300 divided by 5. So that gives you N total equals 0.5. Okay. Now you are having CXH8 and CXH10. मान लो अगर दोनों के टोटल मोल्स 0.5 है, तो इसका अगर A मोल है तो इसके 0.5 माइनस A मोल होंगे, है ना। Yes, point. If this is having A mole, so this will have 0.5 minus A mole. Okay, क्योंकि टोटल 0.5 है। अब A mole of this thing will give you how many moles of carbon? So A into X mole है ना, because 1 mole of this compound will have X mole of carbon, so A mole will have A into X mole of carbon. Is it okay? Yes, sir. Now for this thing it will have 0.5 minus A into X mole of carbon. तो टोटल गैसियस मोल्स 0.5 थे। अगर हम लोग कार्बन के मोल्स देखेंगे तो देखो 0.5 इंटू एक्स आ जाएगा ना। तो टोटल अगर निकालोगे तो इट विल बी सिंपली 0.5 इंटू एक्स मोल। इज इट ओके? क्लियर है? सर वो लास्ट पार्ट बताओ ना। देखो ना, कार्बन का अगर CXH8 के A मोल, सीधा मोल कंसेप्ट में वापस जाओ, इसके एक मॉलिक्यूल में x एटम्स ऑफ कार्बन, तो इसके 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में x मोल ऑफ कार्बन एटम्स है ना। यस सर। तो A मोल्स में A into x मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ओके, सिमिलरली इसका अगर इतना मोल है तो दिस मच into x विल बी द मोल्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दिस वन, है ना। तो टोटल अगर ऐड करोगे तो देखो ये क्या है, A into x, ये 0.5 into x माइनस A into x, तो प्लस A into x माइनस A into x कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यस सर। तो टोटल क्या बचेगा, 0.5 into x, है ना। 0.5x। कार्बन के इतने मोल्स हैं तो कार्बन का टोटल मास निकल आएगा ना इससे। तो अगर कार्बन के मोल्स 0.5 into x है तो इसका टोटल मास विल बी into 12 ग्राम, है ना। एंड टोटल मास है 28.4 ग्राम into 100 will be 84.5, है ना। परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इन द मिक्सचर, तो कार्बन का मास इतना, मिक्सचर का मास इतना, into 100 कर दिया तो परसेंटेज बाय मास आ गया। If you solve it, we'll be getting x approximately 4. सर अगर हमने फॉर्मूला नहीं यूज किया और हमें वो H का नंबर देख के पता चल गया कार्बन 4 है, तो फिर कैसे पता चल गया? मुझे तो 5 लग रहा था, कैसे पता चल गया कि 4 ही है? सर क्योंकि कार्बन 3
ऐसे एटम्स के साथ बॉन्ड कर सकता है, तो वी कैन फाइंड दैट। मतलब C5H8 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कहना चाह रहे हो? C5H8 तो पेंटाइन होगा ना? जो भी हो, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। इट कैन बी अ साइक्लिक मॉलिक्यूल आल्सो ना, नॉट नेसेसरली पेंटाइन इवन, बट एग्जिस्ट करता है ना। Yes, sir. तो यस कुछ क्यों ऐसा है कि तुमको जो अच्छा देखने में लगे वही क्वेश्चन में आएगा? मैं एक क्वेश्चन सेट कर सकता था ना जिसमें 5 आंसर आता है ना। ओके सर सर। इसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं है ना? क्यों अल्टरनेटिव चाहिए तुमको? इससे छोटा हो तभी तो अल्टरनेटिव में जाएंगे ना। हाँ मतलब Sir, हाँ जी, n total is 1 by 5, which is 0.2. नॉट 1/5। इसको 5, ये देखो ये 24.6 होगा, इधर ले जाओगे तो ये 0.1 बनेगा, इनटू 5 जाओगे तो 0.5 होगा ना। Yes, sir. तो देखो इट इज नॉट 1/5, इट इज 0.5 और 1/2। Okay, sir. डन। Yes, sir. So No, just a sir. second. डन। यस नाउ कभी कभी क्या होगा ना, दे विल बी गिविंग यू एक कंटेनर है, उसमें गैसेस मिक्सचर तो है ही है, बट उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है। तो अगर लिक्विड रखा हुआ है तो उसका कुछ वेपर भी बनेगा ना, है ना। मान लो इस रूम में मैंने थोड़ा सा बड़ा सा रूम है, फिर भी मैंने एक ग्लास वाटर रख दिया, उसमें से कुछ वेपराइज भी होगा ना, है ना। हाँ सर। नाउ वो जो वेपर वाटर का बन रहा है वो भी तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हाँ सर। गैस फेज का वाटर मॉलिक्यूल हो गया, तो दैट इज गोइंग टू आल्सो एक्सर्ट अ प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इसकी डिटेलिंग हम लोग और डिटेल में बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो कि जो वेपर बनता है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसके दो नाम है। एक तो उसको हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोल सकते हैं, या फिर इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एक्वस टेंशन। ठीक है, तो एक्वस टेंशन का मतलब क्या है कि अगर एक कंटेनर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड भी रखा हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर रखा हुआ है, तो उसका वेपर जो बन रहा है, जितना भी वेपर बन रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर, उसके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट विल बी कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और एक्वस टेंशन। इसका मतलब टोटल प्रेशर में उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। इज इट ओके? सर ये वापस बता। फिर से बोल रहा हूं मैं, मान लो रूम में N2 और O2 है, बट किसी ने एक ग्लास पानी आके डाल दिया, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो रूम में N2 और O2 तो है ही है, लेकिन ये जो पानी तुमने डाला है उसमें से कुछ वेपराइज जो होगा उसके कारण भी तो प्रेशर रहेगा ना। सिंपल। सो अब P टोटल क्या बोलेंगे? P ऑफ N2 प्लस P ऑफ O2 प्लस P ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो, है ना। क्लियर है? Yes, sir. नाउ ये जो P ऑफ वाटर वेपर है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोलते हैं, और इसी का एक दूसरा टर्म है एक्वस टेंशन। तो कभी भी मान लो अगर लिखा हुआ है किसी कंटेनर के अंदर गैसियस मिक्सचर दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर की भी बात हो रही है, तो उसमें प्रेशर टोटल में उसका भी वेपर प्रेशर भी इंक्लूडेड है ना। तो सिर्फ गैसेज का प्रेशर अगर लेना है तो टोटल प्रेशर में से ये एक्वस टेंशन को माइनस करना होगा। इज इट ओके? Yes, sir. नाउ तो इस चीज को भी यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नीचे। So whenever you have been given gaseous mixture with liquid water present in the container, you have to take the vapor pressure of liquid water also in the total pressure. If you want to know the pressure of the gases only, then total pressure में से ये liquid water का pressure, vapor pressure जो है उसको minus करना होगा। So what we'll write, एक new term है, नोट में ही लिख सकते हो, vapor pressure of water, या फिर इसी के लिए हम लोग बोलते हैं एक्वस टेंशन। इसकी डिटेलिंग बाद के चैप्टर्स में होगी, जरा सा केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा, उसके बाद 12th क्लास में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहां पे और अच्छे से डिस्कस किया जाता है। नॉर्मली आई विल बी डिस्कसिंग इट इन केमिकल इक्विलिब्रियम इन डिटेल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लो कि वाटर का वेपर प्रेशर जो है उसी को हम लोग एक्वस टेंशन बोल रहे हैं। इससे रिलेटेड दो चीजें, ये होता क्या है, देन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा या कम होगा, एंड फिक्स टेम्परेचर पे ये फिक्स होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। Sir. हाँ जी। So what is aqua tension?
एक्वस टेंशन, इसी वर्ड के लिए एक दूसरा नाम रखा है एक्वस टेंशन. एक्वस स्टैंड्स फॉर वाटर. ठीक है, तो वाटर जो टेंशन क्रिएट कर रहा है दैट मींस वाटर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है. ठीक है, ओके. तो Yes, हम sir. क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ a container contains even small amount of liquid water, it will also contain water molecules in vapor phase. क्योंकि ये इवेपोरेशन का प्रेशर हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है ना. सो जब ये वाटर वेपर फेज में इसके कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो दैट विल आल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर. द प्रेशर applied or exerted by Sir, why is the word tension used here? हाँ, वो word tension यहाँ क्यों use किया है? कौन सा, फिर से बोलो. Sir, tension. टेंशन वर्ड, ऐसे तो टेंशन फोर्स होता है फिजिक्स में, है ना. हाँ sir. टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स. यहाँ पर उसको प्रेशर के सेंस में लिया गया. तो टेक द मीनिंग इन क्वालिटेटिव मैनर नॉट क्वांटिटेटिवली. टेंशन इज एक्चुअली फोर्स इन फिजिक्स. ठीक है, बट यहाँ टर्म यूज किया गया. ये जिन्होंने भी पहली बार यूज किया होगा वो बहुत बड़े आदमी होंगे जिनके वर्ड्स को कैरी कर लिया गया. ठीक है, तो व्हेनेवर इट इज रिटन एक्वस टेंशन, टेंशन का मतलब है प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है, जो फोर्स लगा रहा है उससे रिलेटेड है, बट इट इज नॉट फोर्स. हियर इट मींस द प्रेशर. ठीक है, फिजिक्स में टेंशन इज अ फोर्स, है ना. Yes sir. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फेज वाटर मॉलिक्यूल is called vapor pressure of water or aqueous tension at the given temperature. ठीक है, इसका मतलब इफ यू वांट, मान लो एक गैसेस मिक्सचर है containing some small amount of liquid water also. So for a gaseous mixture with small amount of liquid water in container, P total, और इसी को बोलते हैं P ऑफ वेट गैस, क्योंकि उसमें वाटर वेपर भी आ गया. दैट विल बी इक्वल टू P ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन. ओके, नोट इट डाउन. एक और पॉइंट इससे रिलेटेड देखेंगे कि ये एक्वस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, उसकी बात करें. सर हाँ जी, पहले वाले क्वेश्चन में आप जो इसके पहले क्वेश्चन किया था आपने उसमें आपको 12 कैसे मिला, मुझे समझा ही नहीं. क्या 12 मिला था? सर ये जो 0.5 इंटू एक्स इंटू 12 बाय 2 12 कार्बन का 28. मोलर मास होता है ना. कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो इसके 1 मोल का मास कितना होगा, 12 ग्राम, है ना. 0.5 हाँ एक्स सर. मास कितना होगा, 0.5 इंटू एक्स इंटू 12, है ना. क्लियर ना. हाँ सर. अब इसमें ये एक्वस टेंशन की एक प्रॉपर्टी है. वो प्रॉपर्टी क्या है, ये एक दिए हुए टेम्परेचर पे इफ योर टेम्परेचर इज फिक्स्ड, दिस इज आल्सो फिक्स्ड. तो क्या लिखेंगे, एक्वस टेंशन. सर इसकी यूनिट क्या है? प्रेशर की यूनिट होगी ना. दिस इज प्रेशर ना, तो एटीएम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, है ना. इट इज अ प्रेशर ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, है ना.
तो इट विल बी ऑल्सो इन एटीएम। यहाँ देखो ना, ये एटीएम में, ये एटीएम में, तो ये भी एटीएम में होना चाहिए ना। हाँ सर। तो aqueous tension has a fixed value at a fixed temperature, ठीक है। एंड अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो ये बढ़ता है, इट इंक्रीज with increase in temperature and becomes 1 atm at 100 degree। इसकी डिटेलिंग जैसा मैंने बताया 12th क्लास में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक चैप्टर है, वहां पर इसकी डिटेलिंग करेंगे। अभी जस्ट एज अ फैक्ट इसको नोट कर लो और इसको याद। Sir? हाँ जी। Sir, but this will also depend on the number of moles, right? नहीं ना, प्रॉब्लम है, और वो चीज समझने के लिए हम लोगों को कुछ और चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाकर वो समझ में आएगा। इफ यू आर इवन चेंजिंग द मोल्स, मोल्स किसके, लिक्विड वाटर के? Yes, sir. नहीं, तो उसमें क्या वही प्रॉब्लम है कि उसके लिए हम लोगों को एक चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम वो समझना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो फिर वहां पर हम लोग इसको कंप्लीट करें। राइट नाउ इसको एज अ फैक्ट तुम याद रखो, हम लोग इसको समझेंगे बट नॉट इन दिस चैप्टर, क्योंकि ये इस चैप्टर का मैटर नहीं है, ये आगे का मैटर है। अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इट इज फिक्स्ड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है। मैं समझाऊंगा इसको, लेकिन इस चैप्टर में नहीं समझ, ठीक है। सर हाँ जी। सर, तो हमें एक्वस टेंशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे ना? नहीं, न्यूमेरिकल कैसे होंगे जिसमें एक्वस टेंशन फिक्स रहे, क्योंकि वहां टेम्परेचर फिक्स दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्वस टेंशन फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा? किया जा सकता है अगर बाकी दोनों चीजें मालूम हो तो, है ना। अच्छा, ओके सर। ठीक है, ओके सर। बट अदरवाइज अगर उन्होंने एक्वस प्रेशर ऑफ टोटल पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली वो तुमको एक्वस टेंशन देंगे वैल्यू, है ना। हाँ सर। हाँ जी बोलो, कोई बोल रहा था और कुछ? सर इस स्टेटमेंट में यही बताया गया ना कि एक ही टेम्परेचर पे एक्वस टेंशन ऑकर हो सकता है, क्योंकि हर टेम्परेचर पे तो वाटर वेपराइज नहीं होगा ना। हाँ, वेपराइजेशन हर टेम्परेचर पे होता है। मैं यहाँ पानी रख दूं, वेपराइज नहीं होता है क्या? बॉइलिंग हर टेम्परेचर पे नहीं होती है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 180 100 डिग्री, है ना। यस सर। लेकिन बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है, लेकिन वेपराइजेशन तो हर टेम्परेचर पे होता है ना। मैं यहाँ पानी रख दूंगा तो वेपराइज नहीं होता क्या? होता है सर। होता है ना, तो वाटर के वेपर रहेंगे ना। अच्छा, ओके सर। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे भी। हो गया ना सबका? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें डाल्टन्स लॉ और ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दोनों को मिक्स करते हैं। वेस्ट 2 लीटर वेस्ट contains helium gas and a very small amount of liquid water negligible water at 40 degrees C, 40 degrees C and 300 ml pressure. This vessel is connected with another 3-liter vessel containing nothing. At 40 degrees C.
if aqueous tension at 40 degree C is 80 mmHg, find out the final pressure. Final pressure in the container. So that is 30 mm Hg or 80 mm Hg? अलग अलग लगाएंगे. नो सर, वो क्वेश्चन में 30 mm Hg दिया है कि 80 mm? 80. This is 80. Sir, हाँ जी. is it 253.33? No. Sir, containing nothing, मतलब there is no pressure also. एक वैक्यूम वाला कंटेनर लाके कनेक्ट कर. Okay. So pressure final ATM में ही निकालना है ना? mmHg में दिया मैंने, तो mmHg में रिपोर्ट कर दो. Oh, okay sir. तो इसमें क्या करना है? पहली बात की इनिशियल जो प्रेशर रिपोर्टेड है, इट विल हैव प्रेशर ऑफ हीलियम एज वेल एज ऑफ वाटर वेपर ना, है ना? इनिशियली P टोटल जो है that will be P of helium plus aqueous tension, है ना? एंड टोटल दिया हुआ है 300 mmHg. और ये दिया हुआ है 80 mm. तो प्रेशर ऑफ हीलियम जो है that was 300 minus 80, that is 220 mmHg. Is it okay? क्लियर है ना अभी तक जो बोला? Yes sir. सर नाउ इसके बाद अब जो हुआ है, जब तुमने 3 लीटर से कनेक्ट कर दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2 + 3 5 है ना? Yes. तो अगर और टेम्परेचर देखो फिक्स है ना, 40 डिग्री सी ही रहा है, तो एट अ फिक्स टेम्परेचर अगर तुमने वॉल्यूम चेंज किया तो प्रेशर भी चेंज होगा, है ना? P × V इक्वल्स कांस्टेंट कर सकते हैं फॉर हीलियम, है ना? इज इट ओके? फॉर हीलियम प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू nRT. हीलियम के मोल्स भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, तो P × V इक्वल्स कांस्टेंट लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Okay. Now, when we are doing that, so find out, P1 V1 is P2 V2. yes, for helium, है ना? P1 V1 equals P2 V2 लगा सकते हैं. तो P1 was 220 mmHg में काम कर रहे हैं. Volume is 2 and P2 into volume is 2 + 3, है ना? So that's why P2 जो आया है that will be 220 into 2 by 5. So that will be 88 mmHg. Is it okay? Sir, हाँ जी. what about the temperature? टेम्परेचर तो फिक्स है ना? हाँ, sir, that I know. Like, for helium we can apply PV equals nRT, है ना? हाँ. For helium moles is fixed, है ना? Moles are fixed. Yes. R is constant and T is also constant. तो N into R into T is constant, है ना? तो इसके लिए जो P into V है that is constant है, nRT is constant, that means P into V is constant, है ना? Yes. So for helium, initial pressure into initial volume will be equal to final pressure into final volume. Yes. Now, अब ये तो हीलियम का फाइनल प्रेशर आया, लेकिन एक्वस टेंशन क्या रहेगा फाइनली? 80 only. 80 only because we are Same ही not होगा. changing the temperature, है ना? And that's why finally P total will be equal to P of helium final plus aqueous tension again लिख देंगे ना? So P of helium final is 88 and this will remain 80.
this will be 80, 88 plus 80 mmHg. That is 168 mmHg. What I told that finally helium का pressure is 88 mmHg, but aqueous tension will remain 80 ना, जो पहले था, because temperature is fixed. Clear है? सर Okay, वो sir. फाइनली वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दो ना एक बार। फाइनली हीलियम पे क्या हो रहा है, तो हीलियम के लिए टेम्परेचर इज फिक्स्ड, मोल्स इज फिक्स्ड, आर इज फिक्स्ड, तो P into V इक्वल्स कांस्टेंट कर सकते हैं ना फॉर हीलियम। यस सर। तो उसमें से P ऑफ हीलियम फाइनली विल बी इक्वल टू 88, यहां से आ गया ना, इज दैट ओके? यस सर। तो ये हीलियम का पार्शियल प्रेशर है फाइनली, तो फाइनली ये हीलियम 88 लगा रहा है, एक्वस टेंशन तो अभी भी 80 ही रहेगा ना, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड एट द फिक्स्ड टेम्परेचर। सो वो 90 आएगा ना, 88 नहीं आएगा ना? 88 आएगा ना, 220 into 2/5 कितना आएगा? 88 आएगा, 88 ठीक है। तो 88 हीलियम का और एक्वस टेंशन इज स्टिल 80, वो फिक्स रहेगा इफ यू आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो 88 plus 80 will be 168 mmHg. So I was asking that why you didn't do this question, like I mean, why didn't convert the 40 degrees Celsius into Kelvin? Where I have used the temperature, I have No, used temperature anywhere because that's it was why I constant. Then there was no use of temperature, है ना? Okay. So the number was irrelevant. The point was कि temperature is fixed. That was relevant, है ना? So, but then how we will get to know this temperature should be used or not? देखो ना यहाँ पे क्या है, temperature is fixed ना? Yes. So somewhere if I am using n into r into t कितना है, then we will be using 40 degrees, है ना, जिसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। बट यहाँ पर there is no use of temperature ना। Okay. सर तो ये क्वेश्चन केवी इज इक्वल टू एनआरटी से ये नहीं होगा सॉल्व? उसी को तो यूज किया ना, लेकिन वो चीज हीलियम के लिए यूज कर सकते हैं, वाटर वेपर के लिए नहीं करेंगे, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। हाँ तो हीलियम के लिए पीवी इक्वल्स एनआरटी यूज करके तो बोला मैंने कि P1 V1 इक्वल्स P2 V2, है ना? यस सर। ओके, मैं ओवरऑल समझा देता हूँ क्या हुआ है। एक कंटेनर के अंदर हीलियम भी है और वाटर लिक्विड प्रेजेंट होने के कारण उसमें एक्वस टेंशन भी है, उन दोनों का समेशन दिया हुआ है 300 mm में। उसमें से वाटर का जो वेपर प्रेशर है उसका जो प्रेशर है दैट इज 80, तो इसका मतलब 220 mmHg वाज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम, है ना? इज इट ओके? नाउ when you are connecting it with another container of 3 liter, तो टोटल वॉल्यूम जो हीलियम के लिए हो गया वो 2 की जगह 5 हो गया, है ना? तो 2 से 5 अगर हुआ है तो उसका प्रेशर कम होगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, n into r into t फिक्स है, तो p into v को फिक्स होना पड़ेगा, और p into v में अगर v बढ़ रहा है तो p कम होगा, तो p into v को कांस्टेंट करते हुए हम लोगों ने ये निकाल लिया कि प्रेशर ऑफ हीलियम फाइनली कितना रह जाएगा, तो दैट इज कमिंग 88 mm, है ना? ये हम लोगों ने किया है बॉयल्स लॉ के टाइम पे, P1 V1 इक्वल्स P2 V2, है ना? तो हीलियम के लिए वो अप्लाई किया तो पता चला हीलियम का फाइनल प्रेशर विल बिकम 88 mmHg इफ यू आर कनेक्टिंग 2 liter वेसल विद अ 5 liter वेसल, ठीक है, विद अ 3 liter वेसल, सो दैट टोटल प्रेशर विल बिकम टोटल वॉल्यूम विल बिकम 5 liter, ठीक है। तो ये हो गया हीलियम का फाइनल प्रेशर। एक्वस टेंशन तो अड़ा हुआ है ना कि मैं 80 पे ही रहूंगा, है ना? इफ यू आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर, एक्वस टेंशन इज गोइंग टू बी एट 80 mmHg व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो वो 80 पे ही है और हीलियम का प्रेशर जो रहा वो 88 रहा, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? 88 plus 80 दैट इज 168। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. चलो तो अभी क्या करते हैं, अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा, सो दैट्स व्हाई वी आर एंडिंग दिस लेक्चर नाउ, एंड नेक्स्ट क्लास में विल बी टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजन इफ्यूजन। मतलब एक परफ्यूम की बोतल अगर मैं यहाँ खोल दूं ना तो एकदम छत के कॉर्नर पे भी उसकी स्मेल जाती है ना, फ्रेग्रेंस उसका जाता है ना, दैट्स वन थिंग। या फिर अगर मैं एक बलून में थोड़ा सा होल क्रिएट कर दूं, एक पिन होल मार दूं, तो सारी सारी गैस बाहर आती है ना, Yes, sir. वो जो होगा पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो बाहर निकल आएगी सारी की सारी गैस। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो इससे रिलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होते हैं दैट विल बी द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट क्लास। एंड वन मोर थिंग विल बी देयर कि मान लो एक कंटेनर के अंदर कोई तुमने गैस रखी है, जैसे NH3 रखा है, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि उसमें सिर्फ NH3 नहीं है, इट विल बी पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू N2 and H2 आल्सो। तो यू विल बी हैविंग एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस NH3, N2 and H2। तो अब जब तुमने रखा था तो इट वाज अ प्योर NH3 गैस, बट नाउ यू आर हैविंग N2, H2 and NH3, so what will be the effect on the total pressure? और
एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात जो मैंने मोल कंसेप्ट के टाइम पे की थी वैसी बात फिर से करने वाले हैं। तो फॉर नेक्स्ट लेक्चर रिवाइज दैट एवरेज मॉलिक्यूलर मास वाला सेक्शन फ्रॉम मोल कंसेप्ट, दैट्स वन थिंग। एंड दूसरी चीज हम लोग डिफ्यूजन की बात करेंगे, ठीक है। ओके, चलो बाय।